हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है तनिष गांधी और मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कंपनीज एक्ट। आज मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 समझाऊंगा। तो बेसिकली ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, और इसका मीनिंग और इसके फीचर। बेसिकली पार्ट 1 में ये 3 टॉपिक ही हम कवर करें। ये पहला टॉपिक है हमारा एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनीज एक्ट बनाया है तो ये कहाँ-कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ-कहाँ लगेगा, कहाँ-कहाँ यूज़ होगा। तो पहला तो है कि जो कंपनीज़ इनकॉर्पोरेट हुई है ना, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड हुई है, कंपनीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब अंडर दिस एक्ट का मतलब हुआ कंपनीज़ एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब हुआ जो कंपनीज़ एक्ट 2013 के पहले वाले एक्ट थे ना, जो उनके पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, तो वो पहले वाले कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी, जो कि 2013 से पहले था 1956। उन कंपनीज़ के ऊपर भी लगेगा कंपनीज़ एक्ट 2013, ठीक है? और दूसरा है इंश्योरेंस कंपनीज़ पे भी कंपनीज़ एक्ट लगेगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे एक्ट में, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के एक्ट में और कंपनीज़ एक्ट के एक्ट में इनकंसिस्टेंसी है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट ही लगेगा। आइए इसको आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। तो आइए जानते हैं कि ये एक्सेप्शन का क्या मतलब है। जो कंपनीज एक्ट है वो अप्लाई होता है इंश्योरेंस कंपनीज पे, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक्सेप्शन दी होती है कि जहाँ पे कंसिस्टेंसी इन द एक्ट। अब ये इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मैं ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये छोटी सी एग्जांपल है, आपको समझ आ जाए, होप करता हूँ। कि एग्जांपल है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अब इसका तो इंश्योरेंस एक्ट है क्या। अब कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी में लिखा हुआ कि कंपनीज एक्ट भी लगता है। तो आइए जानते हैं कि कब लगता है कंपनीज एक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लीजिए कि कोई प्रोविज़न है रिलेटेड, उसके बारे में इंश्योरेंस एक्ट कुछ नहीं कहता है। कोई प्रोविज़न है, कंपनी एक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको कोई प्रोविज़न फॉलो करनी है। अब इंश्योरेंस एक्ट वो प्रोविज़न के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है। तो इस केस में कंपनीज एक्ट फॉलो करेगी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी। अब अज्यूम कर लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रोविज़न फॉलो करनी है। अब इंश्योरेंस एक्ट भी कोई प्रोविज़न बता रहा है उसके रिलेटेड और कंपनीज एक्ट भी उसके रिलेटेड कोई प्रोविज़न बता रहा है, और इन दोनों के प्रोविज़न अलग अलग है। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी किसका मानेगी प्रोविज़न, या तो इंश्योरेंस एक्ट का मानेगी या कंपनीज एक्ट का मानेगी, किसी एक का मानना पड़ेगा। तो गाइस इस केस में इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर लगा हुआ है। मतलब वो तो कंपनीज एक्ट तो तब लगेगा ना कि अगर इंश्योरेंस एक्ट किसी प्रोविज़न के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो कंपनीज एक्ट लगता है। इंश्योरेंस एक्ट स्पेसिफिकली इसके लिए है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो किसी भी केस में सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस एक्ट देखेगी। अगर इंश्योरेंस एक्ट कुछ नहीं कहती तो कंपनीज एक्ट देखेगी, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो एक्सेप्शन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बैंकिंग कंपनीज में भी लगेगा और यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन हैं, वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन रहेंगी जैसे इंश्योरेंस कंपनी में रही थी। और कंपनीज जो एंगेज है जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जो सी कंपनी या तो बिजली बनाती है या तो बिजली सप्लाई करती है, उन कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। और यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन है एज एज यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन है एज बिफोर, जहाँ पे कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे और बैंकिंग, और यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन है पहले की तरह। और एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई है वो भी कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगी, मतलब कंपनीज एक्ट उनके ऊपर भी लागू होएगा। लाइक आप समझ लीजिए आईसीआई है हमारा। अब जो आईसीआई वो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से आया है, तो इसके ऊपर भी लगेगा कंपनीज एक्ट, ठीक है। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि इसके ऊपर भी लगेगा कंपनीज एक्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है इसके मीनिंग्स एंड फीचर्स। कंपनीज एक्ट का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कंपनी का। कंपनी क्या होती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी वो है जो कि अंडर दिस एक्ट इनकॉर्पोरेट हुई गई है और प्रीवियस कंपनी लॉ और किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर
इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी तो कंपनीज एक्ट चलता होगा ना, तो उसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके ऊपर भी लगेगा कंपनीज एक्ट। इसके फीचर्स स्टार्ट होते हैं। पहला फीचर है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो मेंबर्स है कंपनी के और जो कंपनी है, ये दोनों सेम पर्सन नहीं है। मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, दोनों लॉ की नजरों में अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। मेंबर नेचुरल पर्सन है और कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। मतलब जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, इसको एक लीगल पर्सनैलिटी दी जाती है। मतलब ये भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक नेचुरल पर्सन की तरह इनको भी राइट मिलते हैं। और जो कंपनी क्या है उसकी लॉ के अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब लॉ की नजरों में वो एक पर्सन है, कंपनी एक। और इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। इसका वही मतलब जो हमने पहले जाना कि जो कंपनी है उसके मेंबर्स से अलग डिस्टिंक्शन है। मतलब कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। ठीक है। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन सू इट, नॉट इट्स मेंबर्स। मतलब जो कंपनी के डेट्स हैं सिर्फ क्रेडिटर्स उनके ऊपर केस कर सकते हैं, क्रेडिटर्स मेंबर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ की नजरों में मेंबर अलग, कंपनी अलग। और जो एक मेंबर है उसका कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब अगर कंपनी का कोई मेंबर है, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी के कोई भी एसेट की इंश्योरेंस करवा देता है, अब फॉर एग्जांपल लाइक किसी फर्नीचर की करवा दी, अब वो फर्नीचर का एक्सीडेंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, ठीक है ना, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है, क्योंकि जो फर्नीचर था वो कंपनी का था, ना कि इसके मेंबर्स का। चाहे सारे शेयर मेंबर के पास ही क्यों ना हो, सारे शेयर एक ही मेंबर के पास क्यों ना हो, लेकिन मेंबर और कंपनी अलग है, इसलिए कोई क्लेम नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी इसमें मेंबर को। यही अगर इंश्योरेंस करवाई होती कंपनी ने तो जरूर मिलता इनको क्लेम। और इसका हमारे पास केस लो भी है, मोकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 1925 में जो हुआ था। आइए सेकंड हमारा फीचर है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब होता है जो कंपनी है, जो मेंबर है, मेंबर चाहे आए, मेंबर चाहे जाए, मेंबर चाहे मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर्स मे डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। मतलब कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक इसका एक्ट इसको मना नहीं कर देता। मतलब जब तक लॉ खुद इसको खत्म नहीं कर देता तब तक कंपनी चलती रहेगी, चाहे उसके मेंबर चेंज ही क्यों ना होते रहे बार बार, या फिर मेंबर्स डाई क्यों ना हो जाए, लेकिन कंपनी के लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The shares of the company may change hand infinitely but does not affect the existence of the company। ये बात कहता है कि अगर कंपनी के शेयर चाहे जितने मर्जी, चाहे इनफाइनाइटली हैंड्स चेंज कर ले, मेंबर्स मतलब इनफाइनाइटली चेंज होते रहे होते रहे होते रहे, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे 0.1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसी थी वैसी ही रहेगी। सिंस अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। यहाँ पे बात कहता है कि जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा एक बनी गई पर्सन है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, तो सिर्फ लॉ ही है जो उसको खत्म कर सकता है। मतलब इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे वो लीव कर जाए, जो कुछ भी करे मेंबर्स, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं डाल सकती जब तक लॉ ही कुछ ना कहता हो। आइए थर्ड हमारा फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनी का सबसे बड़ा फीचर है और सबसे बड़ा बेनिफिट भी है कंपनी का, कि कंपनी की लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है। अब ये तीन तरह की होती है। पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एक कंपनी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, और
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये तीन हमारे पास कंपनीज हैं जिनकी लाइबिलिटी, तीन तरह की लाइबिलिटी के बेस पे कंपनीज होती है। पहली है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है कि जो लाइबिलिटी है उनके मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर्स की जितनी लाइबिलिटी है वो सिर्फ उनके शेयर्स की वैल्यू के जितने उन्होंने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं मेंबर्स ने उसकी नॉमिनल वैल्यू तक ही है। मतलब जितने उन्होंने शेयर हेल्ड किया और उसके ऊपर कुछ मनी अनपेड है, सिर्फ उनकी लाइबिलिटी वहां तक है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए एक मेंबर है कंपनी का, एमआरएफ लिमिटेड कंपनी का एक मेंबर है, उसने 2500 शेयर हेल्ड किए हुए हैं 100 रुपीज़ के, हर एक शेयर 100 रुपीज़ का है, जिसपे उसने 60 रुपीज़ पे कर चुका है। तो इस केस में कंपनी उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए मंगवा सकती है? तो लाइबिलिटी बनती है मेंबर की अब 2500 शेयर पे 40 रुपीज़ की, क्योंकि 60 वो पे कर चुका है, 40 अब उसको पे करने हैं। 40 इंटू 2500 1 लाख हो गया। अब 1 लाख से 1 रुपये ज़्यादा भी कंपनी उससे मंगवा नहीं सकती मेंबर से। तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जैसे आपने समझ लिया होगा, होप करता हूँ आपको अच्छे से एग्जांपल समझ आ गई होगी। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर है वो खुद गारंटी देता है कंपनी को कि मैं कंपनी को गारंटी देता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ अमाउंट तक मैं तुझे कंपनी को मैं पे फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट किसी मेंबर ने गारंटी दे दी कंपनी को कि मैं वाइंडिंग अप के टाइम पे इतने अमाउंट दूंगा, तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ वहां तक होगी, लेकिन वो भी किस केस में, लिक्विडेशन के टाइम पे, यानी वाइंडिंग अप के टाइम पे ही उतनी लाइबिलिटी होगी। और ये जो अमाउंट है ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अनलिमिटेड कंपनी में जो लाइबिलिटी है उसके मेंबर्स की ये अनलिमिटेड रहती है। मतलब जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके पर्सनल एसेट तक बिक जाएंगे अगर कंपनी का उधार इतना ज़्यादा है। मतलब अगर उनका उधार उनके मेंबर्स पे आ चुका है तो उनके पर्सनल एसेट तक बिक जाएंगे, मतलब उनके पर्सनल एसेट तक बिक जाएंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है। और ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये नहीं कि पूरे दौरान कंपनी के एग्जिस्टेंस के टाइम पे चलती रहेगी, ये सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। मतलब जब तक कंपनी चल रही है बिफोर वाइंडिंग अप तब तक लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जैसे वाइंडिंग अप के दौरान में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला फोर्थ हमारा फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब जो कंपनी है वो एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और लीगल इसलिए क्योंकि वो एक उस प्रोसेस से हुई है जैसे नेचुरल बर्थ होता है, ये उसके दूसरे प्रोसेस से हुई है। मतलब ये नेचुरल बर्थ से नहीं हुई तो ये लीगल पर्सन है। A company is an artificial person as it is created by a process other than natural person। एक कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि ये नेचुरल बर्थ के प्रोसेस से किसी और तरीके से बनाई गई है। ठीक है। बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी है जैसे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उनको ऑलमोस्ट हर एक राइट मिला जाता है जो एक नेचुरल पर्सन को मिलता है। लाइक वो अपने नेम पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं अपने नाम पे, और अपने किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है। मतलब सारे राइट्स इनको नेचुरल पर्सन वाले मिले हैं। बट कुछ है एक्सेप्शन जो ये नहीं, कुछ एक्सेप्शन है जो इनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होती। लाइक ये कंपनी को जेल में नहीं डाल सकते। कोई कंपनी को एक टेंजिबल चीज छोड़ना कि जिसको हम देख सकते हैं, वो तो बस एक लॉ की नजरों में है कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है। जेल तो जा नहीं सकती, ओथ कोई कसम नहीं खा सकती, कोई मैरी शादी नहीं कर सकती, कोई प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकती, कोई प्रोफेशन लर्न नहीं कर सकती। एज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। लाइक कंपनी खुद तोड़ना काम करती है, कंपनी खुद तोड़ना काम करती है, कंपनी के बिहाफ पे पर्सन से नेचुरल पर्सन ही काम करते हैं। वो जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब जो कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी, तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एजेंट होते हैं। और
जो आर्टिफिशियल पर्सन की जो हमने इनको फीचर दिया हुआ है वो इसी बेस पे है कि ये खुद काम नहीं कर सकती कंपनीज, इनके बेस पे ह्यूमन एजेंसी से ही काम कराया जाता है, और वो ह्यूमन एजेंसी होती है कंपनी के डायरेक्टर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट है, ना कि उनके मेंबर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कॉमन सील, फिफ्थ एंड लास्ट फीचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील जो है वो एक कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, कि अगर कॉमन सील लगी हुई है किसी कंपनी की किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो ये माना जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दी है। ठीक है, जो कॉमन सील है वो कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय हर एक डॉक्यूमेंट पे फिक्स करते हैं, ताकि ताकि ये एविडेंस रहे कि कंपनी ने अपने ऑफिशियल साइन कर दिए हैं। बट कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आई थी 2015 में, जिसमें सेक्शन 9 में से उन्होंने वो वर्ड हटा दिए। कौन से? एंड अ कॉमन सील। मतलब अब के टाइम में कॉमन सील नेसेसरी नहीं है। कॉमन सील अब के टाइम में नेसेसरी नहीं है टू बी फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स इन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। हाँ, दो अगर कंपनी चाहती है, लेकिन अगर कंपनी चाहती है तो वो कॉमन सील लगा सकती है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब जरूरी नहीं कि लगानी ही लगानी है। लेकिन अगर कोई कंपनी कॉमन सील नहीं है उनके पास, तो वो कैसे साइन कर सकती है कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट को? लाइक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें कोई भी दो डायरेक्टर्स या तो साइन कर दे कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट जिस पे साइन करने हैं, या तो दो डायरेक्टर साइन कर दे, या और वर्ड पे फोकस करना गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है और एंड नहीं है। मतलब या तो दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है तो। मतलब कंपनी के पास अगर कॉमन सेल नहीं है तो उसके पास दो ऑप्शन है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, या तो वो दो डायरेक्टर से साइन करवा दे, या तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, और या तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवा दे, तो ये डीम्ड हो जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दी है। तो ये डीम्ड हो जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दी है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को करना लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।